ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनन वाला से ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और ओम जी भाई रा मोकड़ा राम राम ओम जी भाई राम 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 राम। खाई बात है ओम जी भाई, यहाँ खांस रहे हो आज तो। खाई करावे ओहो बदल तो मौसम है, थोड़ी सी लापरवाही के हुई के थोड़ो जकड़ी ज गया हो। और देखो बदलो तो मौसम है नहीं, इन माए तो देखो अपन ने सावधानी रखनी चाहिए है। और जो आज रो दिन है नी वो भी अपन ने आई सीख देवे। कहीं सीख आज रो दिन कहीं सीख मार की समझ में नहीं आ रही। कई बात करो ओम जी भाई, थाने जंगला लोग भूल जावे इन आज रे दिन ने आ थान ठाकोनी दीपोत्सव रो पहलो दिन है धनतेरस। हाँ ओ तो ध्यान है भाई धनतेरस है। और क्या करे कि खरीदारी भी खूब हुए, खूब एकदम सो नवी चीजा ले रहे लोग। हाँ तो क्या करे कि इन दिन जी की चीजा खरीद ले रहे वे अक्षुण रहे। हाँ भाई जानी आज छोरो कह रहा हूँ तो चांदी को सिक्को खरीद लाऊं आज। हाँ मैं ले लिया भाई ठीक है। और कहीं मन बताओ थोड़ा। देखो सर धनवंतरी देव रो दिवस है हाँ और स्वास्थ्य रो प्रतीक है वो दिवस है। लोग धनवंतरी देव सु कामना करे आपने और आप जो पशुधन है उन सगलारी पूरी दुनिया रे स्वास्थ्य री कामना करिया करे। देखो सर हाँ देखो तो अपन जो देश है नी वसुधैव कुटुंबकम री बात करिया करे। और देखो एक उद्घोष हूँ भी करूँ कि 25 तारीख ने अपन प्रदेश रे मायने चुनाव है तो दान करना है, आप रे मत रो वोट जरूर देवना है। बिल्कुल सा। और देखो सा ओ अपारे नागरिक होने रो एक धर्म है। और कोई भी काम धाम है से पहला छोड़ दो सा अपन पहला मतदान करना है। जे कोई काम हो भी जावे तो भाई वो काम है नहीं जो समय अनुसार निपटा लो। हाँ बिना थोड़ो सेट कर लो क्या है समय ने। हाँ प्रबंधन कर लो यहाँ वाली बातें क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर आज प्रबंधन कई बात रो कर रही हो। आप बताओ सा चौपाल में आयोड़ा हाँ रहता देखो मान खो भी बैठा है। राम राम भैया राम राम सा। तो ओम जी भाई देखो सा आज राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारिया है डॉक्टर राकेश रंजन साहब। डॉक्टर राकेश रंजन साहब आप रो चौपाल में घणो स्वागत है सा। तो आपने करा में राम राम सा। राम राम भोम भाई राम राम ओम जी और सभी किसान भाइयों को भी मेरा राम राम। और आज बातचीत कई विषय पर कर सो तो वही तो हूँ बताने वालों हूँ ओम जी भाई। आज आप यहाँ बातचीत कर सा ऊंटा माए होने वाली श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां और बचाव विषय पर। हाँ थे जो विषय बताए वो हमने समझ में भी आए गयो थे कहो तो पहलो प्रश्न हुई पूछ लूं राकेश जी। बिल्कुल पूछो सा। डॉक्टर साहब श्वसन तंत्र की बीमारियां सु मतलब कई है? ओम जी भाई श्वसन तंत्र की बीमारियों से मतलब नाक से लेकर फेफड़े तक होने वाली उन सभी बीमारियों से है जो आम पशुओं को और ऊंटों को प्रभावित करती है। इसका मतलब ये है कि जो नाक से लेकर फेफड़े तक के विभिन्न अंग हैं उनको प्रभावित करने वाली जो बीमारियां हैं जैसे कि निमोनिया है, गलघोंटू है, ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक है, कभी कभी हाइड्रेटेड सिस्ट या फेफड़ों में फोड़े की समस्या आ जाती है वो भी होते हैं। और नाक में कई बार कुछ कीड़े पाए जाते हैं जिन्हें नेजल बॉट्स कहते हैं। तो ये सब सारी जो समस्याएं हैं ये सभी श्वसन तंत्र से संबंधित हैं और ये सभी बीमारियां उसके अंदर आती हैं। क्या मतलब ओम जी भाई आई है कि भाई सांसों से जुड़ी जी की समस्या है, सांस लेवो अपन जो नाक हो गयो और मायने शरीर जो फेफड़ा होया करे उनसु जुड़ी जी की बीमारियां हुए उन्होंने कहवे श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियां। क्यों डॉक्टर साहब ठीक क्यों ने? हाँ भोम भाई जी ओम भाई जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो थे भाई हमारा ऊंट पालका ने आप बताओ कि ये बीमारियां हुए किसी है कितने तरह की हुआ करे ये बीमारियां? इन बीमारियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कुछ जो नाक या ऊपर श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग से रिलेटेड होते हैं उनको
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीजेज बोलते हैं, और जो फेफड़े से रिलेटेड होता है उसको लंग्स, फेफड़े या लंग्स से जो रिलेटेड होता है उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियां कहते हैं। इनमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले नाकों में पाए जाने वाले कीड़े हो गए या कोई और समस्या हो गई, और बाकी जो है गलघोंटू, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी लंग में इस प्रभावित करते हैं। ये सभी अंग जो है फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियां कहते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सा। और अब जो आप जिक्र करो सा कि निमोनिया हुए, गलघोंटू हुए, तपेदिक बीमारियां इससे जुड़ी हुई है, तो अब आप बात करा निमोनिया बीमारी के बारे में, तो इरा होने कारण और लक्षण कहीं हुए सा? निमोनिया ऊँटों में होने वाली श्वसन तंत्र की एक प्रमुख बीमारी है, और इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ये जीवाणु, विषाणु, फंगस आदि के संक्रमण से ये बीमारी हो सकती है। और ज़्यादातर ये इसके जो कारक हैं वो सांसों के माध्यम से होते हुए फेफड़े तक पहुंचते हैं। और इस निमोनिया बीमारी की तीव्रता ऊँटों में जो है शारीरिक स्थिति, रोग निरोधक क्षमता या ऊँट के अंदर कोई और बीमारी चल रही हो, इन कई बातों पर निर्भर करता है। यहाँ ये बता दें कि निमोनिया जो है नवजात बच्चों में एक गंभीर समस्या है, और कई बार इस बीमारी से बच्चों में मृत्यु भी हो जाती है। ज्यादातर बच्चे सांस लेते हैं तो घर घर की आवाज आती है और नाक से गाढ़ा बलगम भी निकलता है। यह कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु, जिसमें क्लेब्सिएला निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस आदि बैक्टीरिया या जीवाणु प्रमुख हैं, उनके संक्रमण से होता है। पीड़ित बच्चा सुस्त हो जाता है, बुखार की समस्या आ जाती है और कमजोरी के कारण उठने या चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। और ऐसी स्थिति यदि आए तो पशु चिकित्सक की सलाह से जल्दी इलाज शुरू कर देना चाहिए। और साथ ही जो बच्चा है, बीमार बच्चा है, उसके पोषण की, दुग्धपान की किसान भाइयों को खास ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ मैं एक खास बीमारी का भी जिक्र करना चाहूंगा जिसे आम बोलचाल की भाषा में खुड़क कहते हैं। इस बीमारी में अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक साथ बहुत सारे ऊंट बीमार हो जाते हैं और उनमें नेजल डिस्चार्ज या बलगम की समस्या दिखाई देती है। आम जो ऊंट पालक हैं इस बीमारी के बारे में थोड़ा जानते भी हैं। इस बीमारी में कभी कभी बुखार आता है और सुस्ती या कमजोरी के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, परंतु यह बीमारी ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग है, मीन्स कि इससे ज्यादा बीमारी से नुकसान नहीं होता और करीब एक हफ्ते बाद ऊंट स्वतः ही ठीक होने लगता है। परंतु यदि कोई ऊंट कमजोर हो या बच्चे में ये बीमारी आ गई हो तो किसान भाइयों को उसके इलाज की तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा ये बीमारी गंभीर रूप भी धारण कर सकती है। तो डॉक्टर साहब बचाव फिर किन बात कर सका आप? बचाव के लिए जो भी बीमारी के लक्षण प्रकट करने वाला ऊंट है या जो ऊंट बीमारी से पीड़ित है उसको तुरंत दूसरे स्वस्थ ऊंटों से अलग कर देना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि नाकों से निकलने वाले स्राव या बलगम का संपर्क दूसरे ऊंटों में न हो पाए। साथ ही जितना जल्दी हो सके उनकी बीमारी के इलाज की व्यवस्था करें। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि गलत तरीके से कोई तरल पदार्थ यदि ऊंटों या उसके बच्चे को पिलाते हैं तो वो गलती से फेफड़ों में चली जाती है। इस कारण भी कभी कभी निमोनिया हो जाता है। तो ऐसे में ये ध्यान रखना चाहिए कि ऊंटों को दवा पिलाते समय वो जीभ को न पकड़ें और बीच बीच में ऊंटों को थोड़ा समय दें ताकि वो पिलाई गई दवा को उचित रूप से घोंट सके। तो इसमें जो है बचाव के लिए उनको दूसरे स्वस्थ ऊंटों से अलग करना बहुत ही जरूरी है और जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराना भी आवश्यक। और एक आप बीमारी का जिक्र करियो राकेश जी के गलघोंटू, तो गलघोंटू भी एक खतरनाक बीमारी है, तो मेरा होने कारण कहीं है और लक्षण कहीं है मेरा? गलघोंटू एक गंभीर बीमारी है जो ऊंटों के अलावा गाय, भैंसों और भेड़ बकरियों में भी होता है। तो ये ऊंटों में भी यह बीमारी होती है और ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम पास्चुरेला मल्टोसिडा या पास्चुरेला हिमोलिटिका है, उसके जीवाणु के संक्रमण से होता है। ये बीमारी अत्यंत गंभीर रूप में प्रकट होती है जिसमें ज्यादातर संक्रमित ऊंटों की मृत्यु हो जाती है और लक्षण आने के कुछ देर बाद ही स्थिति गंभीर रूप धारण कर लेती है। ऊंट कमजोर हो जाता है और वो बैठ जाता है और इसमें किसान भाइयों के पास कम ही समय होता है कि उसके इलाज की व्यवस्था कर सकें। तो इसके बचाव ही इसका इलाज है। इस बीमारी को जो जीवाणु पैदा करते हैं वो संक्रमित ऊंटों के बलगम में मौजूद होते हैं। अतः इन स्रावों के माध्यम से ये जीवाणु स्वस्थ ऊंट के फेफड़े तक पहुंचता है और बीमारी
पैदा करता है। और बीमारी की आरंभिक अवस्था में कभी कभी तीव्र बुखार भी के लक्षण दिखाई देते हैं और किसी किसी जानवर में बलगम की समस्या भी देखी जा सकती है। और ऊँटों को सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है या कठिनाई होती है और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये बीमारी ज्यादातर बरसात या गर्मी के दिनों में देखने को मिलती है, जाड़े में इसका प्रकोप कम होता है। अतः इस बीमारी से मिलते जुलते लक्षण यदि गर्मी या बरसात के समय दिखाई दें तो किसान भाइयों को तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए और उसके इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। बात करी डॉक्टर साहब आप इलाज री, तो इन गलघोटू बीमारी रो कोई इलाज प्राथमिक उपचार इन रो भी होया करे या? हाँ, इसका इलाज है। और यदि ऊंट का शारीरिक स्थिति अच्छी है, ऊंट कमजोर नहीं है, तो कई बार इलाज के बाद वो अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, यानी ऊंट का जीवन बच भी जाता है। तो ऐसे में कुछ एंटीबायोटिक एंटीपायरेटिक दवाओं का इस्तेमाल एक पशु चिकित्सक की सहायता से करने पे कई बार ऊंटों में फायदा हो सकता है और उसकी जान बच सकती है। और डॉक्टर साहब जी बताया कि तपेदिक बीमारी भी श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है, तो डॉक्टर साहब इदी पहचान किया है और इरो कारण और लक्षण कहीं है? ये तपेदिक या टीबी ऊंटों में भी इसका प्रकोप देखा गया है। हालांकि जो ऊंट नोमैडिक रूप से पाले जाते हैं, जो एक या दो ऊंट किसी घर में रखा गया हो, तो उनमें इस बीमारी की संभावना काफी कम होती है। परंतु यदि कई सारे ऊंट एक साथ पाले गए हों, एक फार्म में रखे गए हों और एक साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, तो ऐसे में ये बीमारी फैल सकता है। इस बीमारी में कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते, जैसे उनमें कोई बलगम नहीं आता या कोई खांसी नहीं होती। बस इतना ही ये होता है कि जो संक्रमित ऊंट है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, उसका वजन कम होता जाता है, कुबड़ गायब हो जाता है और पसलियों की हड्डी वो दिखने लगती है। और ऐसे ऊंट अक्सर अपने आप को दूसरे झुंड के ऊंटों से अलग दिखाई देते हैं और चरने में उनकी रुचि धीरे धीरे कम होती जाती है। इस बीमारी में कभी कभी बुखार भी आता है, पर इस बीमारी के लक्षण एक अन्य बीमारी जिसे सर्रा के नाम से जाना जाता है उससे काफी मिलती जुलती होती है। अतः लक्षणों के आधार पे किसान भाई इसे आसानी से पहचान नहीं पाते और ये बीमारी भी काफी जानलेवा है और यदि इसका इलाज न हो तो ये मृत्यु का कारण भी बन जाता है। कहने मतलब वही है ओम जी भाई, क्या तपेदिक जी की बीमारी है, खतरनाक है बीमारी, इन्हें मायने सावधानी तो देखो जरूरी है, रखनी चाहिए सगला ऊंट पालका ने। बात करा डॉक्टर साहब इन्हें उपचार जी, तो इन उपचार किन भांति होया करे? इसके उपचार की दवा तो आती है, परंतु उपचार का जो खर्च है वो इतना ज्यादा होता कि ये अक्सर ऊंट की कीमत से कई गुना ज्यादा हो जाता है। अच्छा। तो इसके कारण ज्यादातर स्थितियों में इसका उपचार किसान भाई कराने में असमर्थ रहते हैं। अतः बचाव ही इसका उपचार है और सबसे अच्छा इस समस्या का समाधान है। इसमें जो इस रोग की पहचान के लिए इंट्राडर्मल ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग होती है, जो किसी भी पशु चिकित्सक की सहायता से कराई जा सकती है। और जैसे ही ये संदेह हो कि इस ऊंट में ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की समस्या है, उसे दूसरे ऊंटों से अलग कर दें और उनके खाने पीने की व्यवस्था अलग कर दें। यही इस रोग से बचाव या इस रोग से होने वाले नुकसान को कम करने का एकमात्र उपाय है। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ये बीमारी ऊंटों से मनुष्यों में भी हो सकती है। अच्छा। अतः जो ऊंट ऐसे बीमार ऊंट को सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि नाकों से निकलने वाला कोई भी स्राव के संपर्क से बचे। तो अब थे कहो तो महत्वपूर्ण जानकारी बाद में गीतड़ लो सुना दू के? बिल्कुल ओम जी भाई, देखो सा उनको भी तो महत्व है। एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटरी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
इन बेड़ा आप से सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊंटा री बातें। और आज चौपाल में जानकारी देने सर पधारिया है डॉक्टर राकेश रंजन। आज आप बातचीत कर रहे हैं ऊंटा माय होने वाली श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां रो बचाव विषय पर। डॉक्टर साहब गीतले हूँ पहली आप मारा ऊँट पालका ने बताया सा निमोनिया बीमारी रे बारे रे माए, गलघोंटू बीमारी रे बारे में और तपे दिकरी बीमारी है उन रो भी जानकारी दी थी। तो अबे डॉक्टर साहब बात आवे एक आ कि भाई एक फेफड़ा रे माए फोड़ा होने वाली भी एक क्या करे कि बीमारी हुआ करे, तो बा कहीं हुआ करे उनका कारण और उनका लक्षण कहीं हुआ करे। हाँ भूम जी भाई, ये फेफड़ों में सिस्ट या फोड़े की समस्या जिसे हाइड्रेटेड सिस्ट भी कहते हैं, यह भी काफी आम पाई जाती है। यह एक टेप वर्म जिसे इकाइनोकोकस के नाम से जाना जाता है उसके अंडों से होती है। ये सिस्ट फेफड़ों के अलावा लीवर, यकृत, तिल्ली आदि में भी पाया जा सकता है और कई बार इनकी संख्या या इनकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि जो फेफड़े सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते, ऊंट और प्रभावित ऊंट जो है वो जल्दी थक जाते हैं या कमजोरी के लक्षण प्रकट करते हैं। कई बार जब ये सिस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। परंतु आम तौर पे जो किसान भाई हैं ये लक्षणों के आधार पे इस रोग की पहचान नहीं कर पाते क्योंकि कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते और ज्यादातर स्थितियों में जो है ये बीमारी मृत्यु के बाद शव परीक्षण के दौरान ही पता चल पाता है। यह बीमारी जो है एक टेप वर्म के अंडे, जिसे जैसा कि मैंने पहले बताया इकाइनोकोकस के अंडे के द्वारा फैलती है और इसमें जो आवारा कुत्ते हैं ये ऊंटों तक इस बीमारी को फैलाते हैं। अतः इनके बचाव के लिए यह आवश्यक है कि जहां भी ऊंट चराई के लिए जा रहे हैं वहां आवारा कुत्तों की संख्या कम हो। उनके मलमूत्र में इस टेप वर्म के अंडे पाए जाते हैं और चराई के दौरान यदि ऊंट इनको खा लेता है तो वो फेफड़े में जाकर फोड़े का रूप धारण कर लेते हैं। और एक बात इसमें और है कि यदि ऐसे बीमार ऊंट की मृत्यु हो जाए और सब परीक्षण के दौरान कोई उसके इन फेफड़ों को छू रहा है या उसे अलग कर रहा है तो वो इस बात का ध्यान रखे कि इस सिस्ट में या फोड़े में होने वाले जो तरल पदार्थ हैं उसके संक्रमण से मनुष्यों में भी न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस की बीमारी फैल सकती है। अतः ऐसे मृत पशु के शव का निस्तारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उनके शव का जिस कोई ऐसा ऊंट मरा और उसके फेफड़े में बहुत सारे बड़े बड़े फोड़े दिखाई दे रहे हो तो उसके जहां जहां वो फोड़े हैं उन अंगों का कम से कम निस्तारण अच्छी तरीके से होना चाहिए। किसान भाई एक गड्ढा खोद के उसे दबा दें ताकि कोई आवारा कुत्ते उसे न खा पाए। जी जी। उपचार और बचाव की बात करना तो उपचार इसका संभव है परंतु ज्यादातर स्थितियों में इसका जो इस रोग की पहचान ही किसान भाई या आमतौर पे पशु चिकित्सक नहीं कर पाते क्योंकि इसके लिए हमें एक्सरे की जरूरत होती है। तो ऐसे में ज्यादातर स्थितियों में यह रोग बिना पहचाने रह जाता है। परंतु यदि किसान भाई कई ऊंट पाले हुए हैं और उसके किसी एक ऊंट में इस समस्या की पहचान हो गई तो इसमें कुछ दवाइयां हैं जो उन्हें पशु चिकित्सक की सलाह पर खिलाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि वो आवारा कुत्ते के संपर्क में ऊंट ना आए। इलाज संभव है जी। अच्छी बात है सर। एक डॉक्टर साहब आप बताओ कि नाकरे में भी कीड़ा होया करे, हाँ, कहीं होया करे, उन बीमारी ने कहीं केवे उनका कारण और उनका लक्षण कहीं होया करे। हाँ भोम जी भाई, नाक में कुछ खास प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं जिन्हें नेजल बॉर्ड्स कहते हैं। यह एक मक्खी के अंडे से होती है। इस मक्खी का नाम सिफेलोपिना टिटिलेटर है। यह काफी आम समस्या है और किसान भाई भी अक्सर इस बीमारी से और यह इस नाक के कीड़े के बारे में उन्हें जानकारी होती है। पर आम तौर पे ऐसा देखा गया है कि इसके कारण कोई खास समस्या पैदा नहीं होती, कोई खास लक्षण नजर नहीं आते। फिर भी यदि ये बॉर्ड्स या लार्वा ज्यादा संख्या में हो तो ये नसिका तंत्र से होते हुए हमारे दिमाग तक अंदर प्रवेश कर जाते हैं और समस्या पैदा कर सकते हैं। और इस स्थिति में जब वो अंदर ज्यादा घाव कर गए तो कोई इलाज भी संभव नहीं होता और ऊंट की मृत्यु भी हो जाती है जी। यह बीमारी ज्यादातर 5 वर्ष से अधिक के उम्र के ऊंटों में होता है। मादा में यह बीमारी नर की अपेक्षा ज्यादा होती है और इसमें जो मक्खी है वो ऊंटों के सर के ऊपर मंडराती रहती है और इनके मुख की संरचना
पूरी तरह विकसित नहीं होती, अतः ये मक्खियां ऊंटों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाती। इनकी उम्र भी बहुत कम होती है और ये अंडे देने के बाद मर जाती है। और इनके अंडे और लार्वा जो कि नाक के आसपास वो मक्खियां देती है, वो धीरे धीरे अंदर जा करके लार्वा के रूप में बदल जाते हैं और 11 महीने बाद वो विकसित होकर एक बड़ा लार्वा बन जाता है जो करीब 33 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर के आकार का होता है। और ये नाक में यदि ज्यादा संख्या में हो तो कई बार ऊंटों को सांस लेने में तकलीफ भी होती है, परंतु और कई बार वो स्नीजिंग, छींकने जैसे आवाज निकालता है। और बीमारी में या जब लार्वों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो कभी कभी ऊंट जो है बेचैनी के लक्षण भी दिखाता है और उसका वजन धीरे धीरे कम होते जाता है। तो ये इस नेजल वॉर्ड्स या नाक के कीड़ों की समस्या जो है वो कई बार किसान बंधु या जो यूं कह लें कि पशु चिकित्सक भी इसे आसानी से पहचान नहीं पाते, क्योंकि इसकी पहचान के लिए एक्सरे की सहायता लेना जरूरी होता है। इलाज है तो इसका कोई प्रभावी इलाज संभव नहीं होता, बस ये मक्खियों की संख्या पर नियंत्रण ही इसका मुख्य बचाव है और इसका कोई इलाज नहीं है। और अब चालती चालती बेला डॉक्टर साहब मने आप बताओ कि ई शीत ऋतु रे मायने ऊंटारी देखभाल विशेषकर श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियां नहीं हुए और भी कोई घोड़ाउन देवनी चाहो ताकि हमारा ऊंट है वो सियाड़े में स्वस्थ रहे। ओम जी भाई, ये अभी जाड़े के दिनों में ऊंटनियां बच्चे देती हैं, उनके खास देखभाल की आवश्यकता होती है और इनके बच्चों में श्वसन तंत्र की बीमारियां काफी आम है और कई बार ये घातक रूप भी धारण कर लेती है। साथ ही जाड़े के मौसम में एक अन्य बीमारी होती है जिसे कॉन्टेजियस इक्थाइमा या मुमड़ी कहते हैं। ये इस बीमारी में भी कई बार मुंह में इतना ज्यादा सूजन आ जाता है कि ऊंट को सांस लेने में कभी कभी तकलीफ होती है, परंतु इसमें श्वसन तंत्र या फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं होता। बस उस जो सोजिश है उसको कम करने वाली दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सहायता से करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। तो इसमें जाड़े के समय में इस बात का ध्यान रखें कि जो पशु है वो रहने की व्यवस्था है उसमें थोड़ा वो जाड़े से बचें और खास करके बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। जाड़े के मौसम में किसान भाई इस बात का खास ख्याल रखें कि जो ऊंट हैं उनके बाड़े का समुचित प्रबंधन हो ताकि ठंडी हवा रात में सीधे उन तक न पहुंचे। उसमें पॉलीथीन या किसी अन्य वस्तु की सहायता से उसे इस तरीके से व्यवस्था करें कि सीधी ठंडी हवा ऊंटों तक न पहुंचे। और खास करके जो बच्चे हैं उनको ठंड लगने या उनको निमोनिया होने की संभावना ज्यादा होती है, अतः उनके जो आवास की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है वो समुचित तरीके से हो और कोई भी समस्या आती है तो पशु चिकित्सक से तुरंत सलाह लेकर उसका इलाज शुरू करें। और मक्खी मच्छर सिर्फ ये नेजल वॉर्ड्स ही नहीं, कई अन्य घातक बीमारियां भी फैलाती है, उनसे भी बचाव होगा। तो सबसे बड़ी बात है भूम जी भाई के साफ सफाई तापन राखनी है और शीत ऋतु है तापर बाड़े प्रबंधन इन बात होना चाहिए कि सीधी ठंडी हवा पर पशुओं तक नहीं पूगे। और जे पूग जाओ तो देखो साहब ये ने तो नुकसान है ही, साथ साथ आपने भी नुकसान। बिल्कुल सा। और देखो बस समय है वो इशारा कर रहे सा तो इन इशारे ने आपने समझना है। बिल्कुल सा। तो पशुपालक भाइया, ऊंट पालक भाइया, आज चौपाल में पधारे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर राकेश रंजन साहब और आज आप बातचीत करी ऊंटा माए होने वाली श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां और बचाव। डॉक्टर राकेश जी आप चौपाल में पधारिया और माने इतनी अच्छी और बढ़िया जानकारी दी, इन सारू मैं देवा आपने धन्यवाद और आपने करा में राम राम सा। राम राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी ने। हमें माने आलिया दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।
नमस्कार।